एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि आखिर स्त्री की कौन सी चीज एक पति कभी नहीं देखता। दर्शक बंधुओं, आज का यह प्रसंग, आज की यह रोचक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही अद्भुत होने वाली है। मित्रों, आज की इस कहानी में एक नीलकंठ पक्षी ने बताया है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक पुरुष मरते दम तक नहीं देखता। श्रोता बंधुओं, आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस कहानी को देख ही रहे हैं तो कहानी की समाप्ति तक, अंत तक बने रहे मित्रों, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक नीलकंठ पक्षी ने बताया है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए कभी नहीं देखता। मित्रों, इस कहानी का यह सार आपको तभी पता चलेगा जब आप इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहेंगे। दोस्तों, तो आप सभी इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, और यदि अभी तक आप लोगों ने आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी मित्रों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, आइए आज की इस रोचक और अद्भुत कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि एक पुरुष मरते दम तक कौन सी चीज नहीं देखता। मित्रों, एक बार सुगनपुरी नगरी गांव में, गांव के बीचों बीच एक वट वृक्ष हुआ करता था। दोस्तों, उस वट वृक्ष के ऊपर एक नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही रहा करते थे। मित्रों, दोस्तों, एक दिन उसी गांव के पास एक जंगल में उस नीलकंठ पक्षी और उसके सारे परिवार रहा करता था, परंतु नीलकंठ पक्षी अपने परिवार के साथ नहीं रहकर उस गांव के बीचों बीच ही रहा करता था, क्योंकि उस नीलकंठ पक्षी को उस गांव के बीचों बीच इधर उधर से भोजन मिल जाया करता था और उसे भोजन के लिए यहां वहां नहीं भटकना पड़ता था। श्रोता बंधु, दोस्तों, एक दिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति नीलकंठ पक्षी को बिना बताए अपने कुटुंब यानी कि अपने पुराने परिवार से मिलने के लिए जंगल की तरफ चले जाती है। बंधुओं, उधर जंगल में जाकर वे अपने परिवार वालों से मिलती है और उसके बाद उसे शाम हो जाती है तो उसके परिवार वाले अर्थात और जो नीलकंठ थे वे सभी उसे रोक लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद अपने परिवार के लाख बार कहने पर वह वहीं पर ठहर जाती है। मित्रों, जो उस नीलकंठ पक्षी के परिवार वाले थे वे उससे बहुत जलते थे, क्योंकि वो उसके साथ, उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था। और बंधुओं, यह बात तो सत्य है कि हर घर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मन और चरित्र से छलिया होता है। बंधुओं, उसी तरह से अब तो नीलकंठ पक्षी की जो पत्नी थी उसे वे सारे लोग मिलकर रात्रि को ही बिठाकर भड़का देते हैं। वे सभी कहते हैं कि तुम्हारा पति तो हम सब लोगों को छोड़कर यहां से चला गया, जबकि हर परिवार को एक साथ रहना चाहिए। कहते हैं कि बंदी बुआरी लाख की, बिखरे अपाचे खाक की। दोस्तों, तभी वे सभी कहते हैं कि हे बेटी, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तो बड़ा ही आलसी है, इसीलिए वो तुम्हें शहर लेकर गया है, और हां, वो तुम्हारे चरित्र पे भी बहुत शक करता है। दोस्तों, अब तो उसके बाद में सुबह होते ही वह नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने घर अपने पति नीलकंठ पक्षी के पास पुनः चले जाती है, और जाने के बाद नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से पूछता है कि प्रिय, तुम कहां गई थी? पूरी रात्रि हो गई है, तुम अभी तक नहीं दिखी। दोस्तों, उसके बाद तो नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति से दो शब्द मीठे नहीं बोलती,
और उसे गुस्से में आकर बोलने लगती है, मैं अपने परिवार वालों के पास गई थी। तुमने तो शादी विवाह होने के बाद में परिवार वालों को बिल्कुल छोड़ ही दिया, परंतु मैं अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलती। दोस्तों, तभी नीलकंठ पक्षी समझ गया था कि हां, मुझे लगता है कि उन लोगों ने इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा, इसी वजह से इसका स्वभाव ऐसा हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद तभी नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय सुनो, मुझे पता है कि तुम उन लोगों के पास रही हो, ठहरी हो, तो उन लोगों ने मेरे बारे में तुम्हें जरूर अवश्य भड़काया होगा। पता नहीं, ना जाने कौन कौन से बातें और मेरे चरित्र पर कौन कौन से उन लोगों ने सवाल उठाए होंगे, परंतु प्रिय, आज मैं तुम्हें एक बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। हो सकता है कि उन लोगों के भड़काने पर तुम ना जाने मेरे लिए कौन सा कदम उठा लो। उससे पहले ही मैं तुम्हें इस रोचक कहानी से आमना सामना करवा देता हूं। मैं वादा करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद में तुम कोई भी कदम नहीं उठाओगी और तुम समझ जाओगी कि कौन सच्चा जीवन का साथी है। दोस्तों, उसके बाद वह नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज से लाखों करोड़ों वर्षों पहले जिस गांव में, जिस राज्य में हम रहते हैं, इसी सुगनपुरी नगरी में एक महाप्रतापी राजा रहा करता था। वह राजा अपना ज्यादातर समय राजकाज के कामों में और अपनी प्रजा के दुख सुख को देखने में लगा रहता था, और वह अपना ज्यादातर समय हमेशा अपने राज्य में और प्रजा को ही दिया करता था। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी कहता है कि वह राजा इतना योद्धा था कि उसने अपने पराक्रम के बल से अपने आसपास की पूरे 52 राज्यों को जीत लिया था। परंतु कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पतिये मार के सती होए। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी कहता है कि उस राजा को पूरे 52 राज्य नहीं हरा पाए, लेकिन एक त्रिया चरित्र के जाल में फंसकर उसने अपने साथ साथ अपने पूरे राज्य का नाश कर लिया। श्रोता बंधुओं, तभी नीलकंठ पक्षी कहता है कि जो राजा की रानी थी, वे हमेशा अपने पति से दुखी रहा करती थी। वे हमेशा अपने आप को ही कोसा करती थी और अपने मन ही मन सोचा करती थी कि मैं कैसे राज्य में आ फंसी हूं। मेरे पति तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलते, मेरे लिए थोड़ा भी समय नहीं निकालते। वह तो हर समय बस राजकाज के कामों में लगे रहते हैं। ऐसे जीने से अच्छा तो मरना ही अच्छा है। श्रोता बंधुओं, परंतु रानी बिचारी जैसे तैसे समय निकालकर महाराज के पास जाती, परंतु महाराज अपनी रानी को बिल्कुल भी समय नहीं देते। मित्रों, उसके बाद एक दिन महाराज को युद्ध के लिए चुनौती आ जाती है, तो महाराज युद्ध के लिए एक तारीख तय कर देते हैं और फिर अपनी रानी के पास जाते हैं। मित्रों, अपनी रानी के पास जाकर महाराज अपनी रानी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं एक महायुद्ध के लिए जंग लड़ने को जा रहा हूं। हो सकता है कि मुझे लौटने में कई महीने बीत सकते हैं, तो तुम अपना ख्याल रखना, और मैं अपने सबसे परम सेनापति को यहां पर छोड़कर जा रहा हूं। यदि तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े या फिर मुझे कोई भी संदेश भेजना हो, तो तुम हमारे इस सेनापति के द्वारा मुझे संदेश भेज सकती हो, और अपना ख्याल रखना। श्रोता बंधुओं, अब तो रानी अपने तन और मन दोनों से दुखी थी। रानी ने राजा को वहां से तिलक कर कर विदा किया। उसके बाद रानी इधर उधर महल में घूमती रहती थी। रानी का मन बिल्कुल भी अपने मोह को नहीं लगता। दोस्तों,
अब तो रानी अपने मन ही मन सोचती थी कि जब महाराज यहां थे तो मैं उन्हें देखकर ही अपने मन को बहा लेती थी, परंतु अब तो वह भी यहां नहीं दिख रहे। दोस्तों, कहते हैं कि एक नारी को एक काली बादलों की छाया में, काले अंधेरों में, सुनसान स्थान पर और अनजान पुरुष के पास कदापि अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब तो रानी बेचारी धीरे धीरे बहुत दुखी होती जा रही थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि रानी का सेनापति रानी के पास कक्ष में आता है और रानी से कहता है कि महारानी, क्या आपको राजा साहब के लिए कोई संदेश भेजना है? दोस्तों, तभी रानी अपने सेनापति से कहती है कि सेनापति, नहीं, मेरे पास महाराज के लिए कोई भी संदेश नहीं है और तुम मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। दोस्तों, तभी रानी से वह सेनापति कहता है कि महारानी, कहो आखिर क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों दिखाई पड़ रही हो? आपके दुख के बारे में पूछना तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि महाराज ने तो हमें आपकी सेवा के लिए ही यहां छोड़ा है। दोस्तों, तभी रानी अपने सेनापति की तरफ देखती है और अपने सेनापति से कहती है कि सेनापति, ठीक है, चलो तुम हमारे साथ नदी की तरफ घूमने के लिए चलो, हमें घूमने का मन कर रहा है। श्रोता बंधुओं, अब तो वह महारानी अपने उस सेनापति को साथ लेकर नदी की तरफ घूमने के लिए चली जाती है और नदी की तरफ घूमने के बाद सेनापति से कहती है कि सेनापति, यदि तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। मित्रों, उधर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को यह कहानी सुना रहा होता है और उधर तभी सेनापति रानी साहिबा से कहता है कि रानी साहिबा, भला आपकी बात को मैं बुरा क्यों ही मानूंगा, आप हमारी रानी हो, हमारी महारानी हो। दोस्तों, तभी रानी कहती है कि सेनापति, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और अब हम तुम्हारे ही साथ रहना चाहते हैं। श्रोता बंधुओं, उसके बाद तो उस सेनापति ने रानी से कहा कि रानी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि इस बात का पता महाराज को चल गया तो महाराज तो हमारे टुकड़े टुकड़े ही करवा देंगे। दोस्तों, उसके बाद रानी उस सेनापति से कहती है कि सेनापति, कोई बात नहीं, तुम इतना परेशान ना हो। अभी तो महाराज पूरे 1 महीने तक यहां नहीं आएंगे और क्या पता युद्ध के सिलसिले में वो मर भी जाए। दोस्तों, अब तो रानी और सेनापति महल में जाकर एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अब तो रानी का मन उस सेनापति में लग गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मित्रों, अब तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब रानी और वह सेनापति नहीं मिलते। मित्रों, अब तो वह महाराज भी अपने उस युद्ध को जीतकर राज्य को वापस लौट आए और वापस आकर अपनी रानी को बताया कि रानी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, हर समय मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था, क्या तुम्हें मेरी याद आई थी? दोस्तों, रानी ने राजा को रोते हुए कहा कि महाराज, ऐसा कोई समय नहीं गया जब हमने आपको याद नहीं किया। दोस्तों, उसके बाद महाराज अपने राजमहल में जाकर बैठ जाते हैं सभा में और उधर रानी अपने कक्ष में बैठी थी। तभी वह सेनापति रानी के पास आकर रानी से कहता है कि महारानी, अब हमारा और आपका मिलना नहीं होगा, क्योंकि महाराज वापस लौट कर आ चुके हैं और अब यदि महाराज को पता चला तो महाराज तो हमारा सिर ही कलम करवा देंगे। दोस्तों, उसके बाद महारानी सेनापति से कहती है कि सेनापति, तुम परेशान ना हो, यदि युद्ध में राजा नहीं मरा तो हम मार देंगे। दोस्तों, तभी यहीं से होता है क्रिया चरित्र का जाल शुरू। श्रोता बंधुओं, उसके बाद राजा एक दिन रानी
महाराज के पास जाकर महाराज से कहती है कि महाराज, हम आपसे बहुत दुखी हैं। हमारे विवाह को पूरे 3 वर्ष बीत गए, परंतु आज तक आपने हमारे लिए कभी समय नहीं दिया। दोस्तों, अब तो राजा रानी के इस हट को देखकर हंस रहा था। तभी रानी ने कहा कि महाराज, आज मैं आपके साथ घूमने के लिए जाना चाहती हूं, और वह भी अकेले। दोस्तों, राजा ने सोचा कि हां, रानी की बात तो सत्य है। हमारे विवाह को पूरे 3 वर्ष हो गए, परंतु आज तक हमने रानी को समय नहीं दिया। तो चलो, आज तो रानी की हट पूरी करी ही जाए। और मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि त्रिया हट और बाल हट, ये दोनों ही हट ऐसे हट होते हैं जिन्हें कभी भी नकारा नहीं जा सकता। मित्रों, उसके बाद राजा अपने किसी बिना सैनिक के रानी साहिबा के साथ अपने घोड़े को लेकर जंगल की तरफ घूमने को चले जाते हैं, और रानी साहिबा और राजा आपस में धीरे धीरे बातें करते करते पूरे जंगल का भ्रमण करते हैं। उसके बाद रानी महाराज से कहती है कि महाराज, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीना है। दोस्तों, तभी रानी राजा से कहती है कि महाराज, आप कहीं से पानी का बंदोबस्त कीजिए, मेरा तो गला सूखा ही जा रहा है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद राजा को एक कुआं दिखाई पड़ता है, और राजा रानी से कहता है कि महारानी, आप यहीं पर खड़े रहो, मैं वहीं पास के कुएं से पानी भरकर लाता हूं। मित्र, उसके बाद तो राजा यह कहकर रानी के लिए पानी भरने को चला जाता है, और वहां पर जाकर जैसे ही कुएं में बाल्टी डालता है, तो रानी पीछे से आकर अचानक से राजा को धक्का दे देती है, और ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर राजा के सिर पर फेंक देती है। मित्रों, वहीं पर समय पर राजा के कुएं के अंदर ही प्राण छूट जाते हैं, और उधर महारानी महल में जाकर हल्ला कर देती है कि महाराज को पड़ोसी देश के कुछ सैनिकों ने आकर कुएं में मारकर फेंक दिया। मित्रों, अब तो रानी अपने इच्छा अनुसार अपने ही उस सेनापति को उस राज्य का पदाधिकारी बना देती हैं, और उसके साथ रहने लगती हैं। मित्रों, उसके बाद उधर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि पत्नी, हे प्रिय, हर पति को अपनी पत्नी की कुछ चीजों का पता नहीं रहता। सबसे पहली बात तो कोई भी पुरुष अपनी पत्नी या फिर किसी भी स्त्री के ठीक तरह से रचे गए दम्भ का पार नहीं समझ सकता। अर्थात कहते हैं कि स्त्री का त्रिया चरित्र सबसे बड़ा जाल होता है। इस जाल को समझना मनुष्य के मन में नहीं है। कहते हैं कि स्त्री के मन में क्या चल रहा है वे अपनी आंखों, अपने मुंह और अपने इशारों से नहीं बताती। दोस्तों, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।